Greetings everyone. Welcome to Career Edu. My name is Devanshu Mishra and I am teaching economics. तो लास्ट क्लास में हमने डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर जो है शुरू किया था। तो लास्ट सेशन जो था हमारा वीडियो सेशन, उसके थ्रू हमने कई सारी चीजें देखी। हमने लॉ ऑफ डिमांड देखे, हमने देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, उससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस भी जाने। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ गुड्स देखा, हमने जो है टाइप्स ऑफ गुड्स के अलावा हमने टाइप्स ऑफ डिमांड्स देखे। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखने वाले हैं। ठीक है, कि कितने प्रकार के जो है मार्केट्स होते हैं। आज के क्लास में हम वही फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखने वाले हैं। इसके आगे चलेंगे तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बाद हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन किसे कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। इनपुट्स क्या है, आउटपुट्स क्या है, कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू क्या है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट जानेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि रेवेन्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के रेवेन्यू होते हैं, ये टाइप्स ऑफ हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है या वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सभी कॉस्ट क्या होते हैं हम समझेंगे और जानेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट वगैरह, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सब कुछ देखेंगे। एंड देन हम लोग रेवेन्यू क्या होता है वो जानेंगे। लास्टली हम जानेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। एंड इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई वाला, जो हमारे इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन यही कवर कर रहा है, वो चैप्टर को हम एंड की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, हम जो चैप्टर हमने डिमांड एंड सप्लाई का हमारे लास्ट वीडियो सेशन में हमने छुआ था, आज के इस वीडियो लेक्चर में उस चैप्टर को जो है हम खत्म करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में करने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने इलास्टिसिटी तक किया था। इलास्टिसिटी, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हमने वो किया था, हमने इसका फॉर्मूला देखा। ठीक है, आज के क्लास में हम इसके बाद से बात से शुरू करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट से। मार्केट क्या होता है? तो मार्केट जो है वो एक ऐसा एरिया होता है, एक इमेजिनरी एरिया हो सकता है या एक जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है, जहां पर बायर्स और सेलर्स साथ में आते हैं गुड्स को बेचने एंड खरीदने के लिए। ठीक है, किसके एक्सचेंज में? मनी के एक्सचेंज में। तो मार्केट एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा फिजिकल एरिया होता है जहां पर जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं दोनों फिजिकली अवेलेबल होते हैं। इसलिए एक जो सेलर होता है वो गुड देता है, सामान जो है कमोडिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, और जो कस्टमर होता है वो उसी कमोडिटी को क्या करता है? बाई करता है। और उसके बदले कस्टमर क्या देता है? रिटर्न में मनी देता है एंड वो सेलर मनी लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज होते हैं इन रिटर्न ऑफ मनी। और ऐसे स्पेस को, ऐसे एरिया को हम एक मार्केट कहते हैं। ठीक है, मार्केट जो है ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं, बट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारा सबसे पहला मार्केट हो जाता है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस मार्केट में कंपटीशन होगा। कंपटीशन किसके बीच? सेलर्स के बीच। यहां पर मतलब एक सामान के लिए 50 बायर्स हैं लेकिन 50 सेलर्स भी हैं, विच मीन्स इस मार्केट में कोई भी जो है आसानी से एंटर कर सकता है और आसानी से इस मार्केट से निकल भी सकता है। इस मार्केट में जो एंट्री और एग्जिट होता है वो बहुत आसान होता है सेलर के लिए, कि इस मार्केट में आके जो है वो अपना दुकान लगा सकता है, इस मार्केट में आके जो अपने वो प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और इसीलिए एक ही टाइप के प्रोडक्ट के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए कई सारे सेलर्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे मार्केट्स में कंपटीशन बहुत हाई होता है और इसीलिए हमें गुड्स का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अगर कोई भी सेलर अपने हिसाब से, अपने तरफ से प्राइस को बढ़ाने जाएगा तो उसे पता है कि वो कई सारे कस्टमर्स को लूज करेगा, क्योंकि वही सेम प्रोडक्ट के लिए उसके आसपास और भी सेलर्स हैं जहां से वो कस्टमर्स उस सामान को खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन होता है, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पर कोई भी मार्केट में घुस सकता है और निकल सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज, इस मार्केट में जो है ना प्राइस काफी मिनिमलिस्टिक रहता है एंड जल्दी इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, और तीसरा चीज, इस मार्केट में जो है एकदम सेम सामान के लिए, उसी सामान का जो है कई सारे हमें सेलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मल्टीपल सेलर्स। और इनफैक्ट आगे भी चल के कोई भी इस मार्केट में इवन कितने भी सेलर्स हो, उसके बावजूद भी कोई भी एक्स्ट्रा इंसान जो है उस मार्केट में घुस सकता है उस सामान को बेचने के लिए। ठीक है, ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। ये एक ऐसा मार्केट है जहां लार्ज नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स यानी कि सेलर्स हमें दिखे फॉर सेम यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, सेम यूनिफॉर्म कमोडिटी या सेम यूनिफॉर्म प्रोडक्ट के लिए कई सारे सेलर्स हमें दिखते हैं ऐसे मार्केट्स में। तो ये हो जाता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद हम देखते हैं मोनोपोली। मोनोपोली का अर्थ होता है एकाधिकार, यानी कि जहां पर एक ऐसा मार्केट है जहां किसी भी सामान के लिए सिर्फ एक ही सेलर है एंड वहां किसी और के आने का परमिशन नहीं है।
इस मार्केट में हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर कंपटीशन जीरो रहता है, एक ही सेलर होता है और उसी के पास उस सामान को प्रोवाइड करने का, उस प्रोडक्ट को बेचने का जो है सोल राइट्स रहता है। कोई और जो है उस मार्केट में नहीं घुस सकता। और यहाँ पर जो इस मार्केट में जो है एंट्री एंड एग्जिट बहुत मुश्किल होता है, इनफैक्ट किसी और सेलर के लिए तो इम्पॉसिबल ही होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉडी के पास, मोनो मतलब होता है वन, एक ही बॉडी के पास सारे राइट्स होते हैं उस सामान पे डील करने का एंड कस्टमर्स को सामान प्रोवाइड करने का। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होता है वो मोनोपोली होल्ड करता है पूरे देश में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सिटीजन्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल है मोनोपोली का, ठीक है। इसके अलावा हमारे इंडियन रेलवे में आपको देखे होंगे जो आईआरसीटीसी है उसके पास रेलवे पे मोनोपोली है, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे वो सबसे पहले वेंडी वॉश की लड़ाई में फ्रेंच को हराने के बाद, बेदारा से डच को भगाने के बाद एंड अलग अलग लड़ाइयों के बाद, अलग अलग ट्रीटीज के बाद, जैसे ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गया, एलेक्स ला चैपेल हो गया, इतने सभी चीजों के बाद हमने क्या देखा, उनका जो टारगेट था वो क्या था, वो था जो यूरोपियन पावर्स में से वो ऐसा पावर बनना चाहते थे जो इंडियन कमोडिटीज, इंडियन रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स पे मोनोपोली अपना एस्टेब्लिश कर सके। यही चीज हमें वहां भी देखने को मिला था। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोली। इन सिंपल टर्म्स, मोनोपोली में किसी भी सामान के लिए सिर्फ एक ही प्रोवाइडर होता है और किसी को उस सामान को बेचने का या प्रोवाइड करने का जो है परमिशन नहीं होता, उसे हम मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। इंडिया में जो है मोनोपोली को दबाने के लिए 1969 में जो हमारा एंटी मोनोपोलीज एक्ट है, जो कि हमारे मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है 1969 का, उसे लाया गया था। बाद में उसी एक्ट को रिप्लेस किया जाता है 2002 के कंपटीशन एक्ट से साथ। उसके बाद आ जाता है ओलिगोपोली। ओलिगो मतलब होता है फ्यू बॉडीज। तो यहां पर किसी सामान को बेचने के लिए कुछ ही लोग दिखते हैं, उससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मार्केट में घुसना अलाउड ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ मार्केट में घुसना जो है बहुत आसान है, जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था। परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में एज अ सेलर बन के घुसना काफी आसान था, जिसकी वजह से कोई भी जो है आके दुकान लगा सकता था। यहां भी जो है घुस के दुकान लगाया जा सकता है, लेकिन जो लाइसेंसिंग के पॉलिसीज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं या जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और उसको पार करने के बाद किसी के लिए मार्केट में घुसना बहुत मुश्किल होता है, जिसके चलते हमें कई सारे कंपटीटर्स नहीं देखने को मिलते। और लोग कंपटीटर्स होते हैं, लेकिन ये कंपटीटर्स गिनती में मात्र 5 या 6 होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो सिम कार्ड का जो पूरा मार्केट है, ये एक ओलिगोपोली है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में घुसने के लिए कई सारे लाइसेंसिंग रेगुलेशंस वगैरह जो है, कई सारे पेपर वर्क्स और फॉर्मेलिटीज के थ्रू पार होना पड़ेगा, जो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है करना। इसी चलते हर कोई घुस नहीं सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी नहीं घुस सकता, घुस सकता है, ठीक है। और बहुत सारे कंपनीज, जियो हो गए, एयरटेल हो गए, ये लोग घुसे भी हैं, लेकिन कोई भी मुंह उठा के नहीं घुस सकता, क्योंकि इसके जो क्राइटेरियाज होते हैं उसको फुलफिल करना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे मार्केट को ओलिगोपोली कहा जाता है, जहां फ्यू प्रोवाइडर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। और ये सिचुएशन कैसे बनता है, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। अब यहां पर कंपटीशन का भी जिक्र है और मोनोपोली का भी जिक्र है। तो इसका क्या मतलब है? अब है तो ये कंपटीशन ही, इसका ये मतलब है कि कई सारे सेलर्स जो है उस सामान के लिए मौजूद हैं, लेकिन यहां मोनोपोली भी है। इसका क्या मतलब है कि एक सामान है और उस सामान को बेचने के लिए 50 सेलर्स हैं, लेकिन हर सेलर अपने तरफ से उस सामान में कुछ ना कुछ एडेड फीचर दे रहा है, यानी कि खुद में वो सामान यूनिक है उनका। फॉर एग्जांपल, बहुत कोई जो है ना फोन बेच रहे हैं। अब किसी का फोन जो है वो गेमिंग के लिए बहुत सुटेबल है, किसी का फोन जो है उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छा है, किसी का फोन में जो है ना इंटरनेट फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, किसी का फोन जो उसमें सिक्योरिटी फैसिलिटीज, किसी के फोन में कैमरा फीचर्स, किसी का फोन में डिस्प्ले, ठीक है, किसी का फोन में साउंड सिस्टम। तो ऐसे में सब कोई बेच तो फोन ही रहा है, लेकिन सबके फोन में कुछ ना कुछ एक यूनिक फीचर है, यानी कि यहाँ कंपटीशन तो है, 50 लोग फोन ही बेच रहे हैं, लेकिन मोनोपोली भी है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान खुद जो फोन बेच रहा है उसमें वो जो फीचर है वो वही प्रोवाइड कर रहा है, कोई और नहीं प्रोवाइड कर रहा। दैट मींस फोन्स में तो कंपटीशन है, लेकिन वो जो फीचर प्रोवाइड कर रहा है, जो एडेड जो यूनिकनेस है उस फोन में, उस फीचर का, वो चीज वही प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे में इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। ये एक ऐसा कंपटीशन होता है जहां एग्जैक्टली सेम नहीं, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए कई सारे सेलर्स हो सकते हैं, ठीक है, कई सारे सेलर्स हो सकते हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे सब्जी मार्केट, सब सब्जी बेच रहा है, लेकिन हर कोई अलग अलग टाइप का सब्जी बेच रहा है, देन दैट विल बिकम अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब कई सारे लोग सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन सब आलू के आलू ही बेच रहे हैं, हर कोई आलू बेच रहा है, इवन सेम टाइप का आलू बेच रहा है, तब वो हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो अब बेच तो सबको सब्जी ही रहा है, लेकिन हर कोई अपने में कुछ यूनिक दे रहा है, ठीक है। कोई गोभी बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है, कोई भिंडी बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, हर कोई जो है ना कुछ खुद में सब्जियों में भी एक यूनिक चीज बेच रहा है, और वो चीज वही बेच रहा है। इस केस में वो क्या कहलाएगा? एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाएगा।
इसके अलावा डुओपॉली भी होता है। डुओपॉली होता है यानी कि कोई एक ऐसा मार्केट जहां पर किसी भी सामान के लिए दो ही बॉडीज के बीच कंपटीशन है, वही दो बॉडीज उसको प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं के बीच कंपटीशन चलता है। ठीक है, हमें ये देखने को मिलता है जैसे परफेक्ट कंपटीशन में सामान का दाम जो है काफी मिनिमलिस्टिक एंड कस्टमर फ्रेंडली रहता है, लेकिन मोनोपोली में क्योंकि सिर्फ एक ही बॉडी के पास अधिकार होता है उस चीज को बेचने का, तो प्राइसेस एंड पॉलिसीज खुद रेगुलेट करता है और अपने प्रॉफिट के अनुसार जो है उसको चलाता है, जिसके चलते यहाँ पर प्राइसेस हमें ज्यादा देखना जो है अचंभित होने का बात नहीं है। यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिलता है कि जब अगर किसी भी बॉडी के पास एक अधिकार आ जाता है या मोनोपोली आ जाता है प्राइवेट बॉडी के पास, तो ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग के लिए, बिकॉज उसे कस्टमर्स खोने का डर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है उसका, वो जो मर्जी चाहे प्राइस लगा सकता है। ऐसे सामान महंगे ही बिकते हैं क्योंकि यूजुअली जो प्राइसेस होते हैं वो कस्टमर फ्रेंडली नहीं होते। तो ये थे हमारे चारों। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने नीचे ऑलरेडी देखा है, ये हमने समझ ही लिया कि जो मोनोपोली होता है उसमें सबसे कम कंपटीशन होता है। एक्चुअली कंपटीशन ही नहीं होता क्योंकि एक ही तो सेलर ही है, लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन होता है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो है हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज हम याद रख सकते हैं, जो मोनोपोली है वो यूजुअली हम सोशलिस्ट मार्केट्स में ज्यादा दिखते हैं जिसमें गवर्नमेंट के पास मोनोपोली होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन जो है यूजुअली जो कैपिटलिस्ट मार्केट्स है, जो कि पूरा प्राइवेट सेक्टर बेस्ड मार्केट्स ही होते हैं और हर सामान के लिए कई सारे प्राइवेट जो है प्लेयर्स होते हैं मार्केट में। तो ये प्राइवेट प्लेयर्स एक सामान के लिए कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स हो सकते हैं जो उस सामान को बना रहे हैं या दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमें परफेक्ट कंपटीशन जो है वो कैपिटलिस्ट मार्केट्स में ही दिखता है। ठीक है, तो हमें इन मार्केट्स के बारे में जितना भी कुछ ध्यान में रखना था या याद रखना था वो यही सब कुछ थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। तो प्रोडक्शन फंक्शन कुछ नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो कोई भी चीज जो बन रहा है, जैसे एक चाय बन रहा है, तो किस पे डिपेंडेंट है? चीनी पे, दूध पे, पानी पे, गैस पे। शायद जिस जगह पे वो बना रहा है और बेच रहा है लीज में लिया होगा, वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, एफर्ट जो इंसान का एफर्ट और टाइम, वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो हर वो चीज जिसको यूज करके वो सामान बन रहा है, यानी कि वो जो प्रोडक्शन है जिसमें एक सामान बनाया जा रहा है, एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसका उत्पादन किया जा रहा है, जिसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो उस प्रोडक्शन में जो जो इनपुट्स लग रहे हैं वो सारे इनपुट्स क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। और उन इनपुट्स पे जो खर्च बैठ रहा है, जितना भी खर्चा लग रहा है उन इनपुट्स को मैनेज करने के लिए और प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन इनपुट्स को खरीदने के लिए जो खर्च लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या उसी को हम फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। वो सारे सामान जिनको यूज करके हम वो सामान, जो फाइनल सामान है, गुड है, उसको बना रहे हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? जो सामान हमने फाइनली प्रोड्यूस किया, तैयार किया, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एक फैक्टर्स को यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, इसी प्रोसेस को प्रोडक्शन कहा जाता है। एंड यही जो फैक्टर्स है जिनको यूज किया जा रहा है और ये जो फाइनल प्रोडक्ट है जिनको बनाया जा रहा है, इनके बीच का जो रिलेशन है, इनके बीच का जो कंपैरिजन है, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, सिंपल भाषा में। अब ये कंपैरिजन कैसे करके किया जाता है वो हम देखते हैं। उसके लिए कई सारी चीजें रहती हैं। वेट के आधार पे कंपैरिजन किया जा सकता है, वैल्यू के आधार पे कंपैरिजन किया जा सकता है, बिकॉज जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका जो वैल्यू होता है वो ओवरऑल जितने भी फैक्टर्स रहे हैं उनसे ज्यादा ही होता है, तभी तो उसको प्रॉफिट में बेचा जाएगा। ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में स्टडी होता है ये सारी चीजें। तो दिस इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज नथिंग बट जस्ट द रिलेशन और द तो क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिन जिन चीजों को यूज करके वो सामान बनाया गया, एंड द फाइनल प्रोडक्ट, जिस चीज को हमने फाइनली बना के बेचा, इनके बीच के रिलेशन को ही प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन क्या होता है वो भी आप समझ ही चुके होंगे। तो प्रोडक्शन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें कई सारे फैक्टर्स को जो है हम कंबाइन करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ जो इनपुट्स होते हैं उन्हीं को हम फैक्टर्स कहते हैं और जो आउटपुट होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, ये वो सारे इनपुट्स होते हैं जिनको हम कंबाइन करके अपना फाइनल प्रोडक्ट हमने तैयार करके दिया। ठीक है, उसके बाद टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल जितना भी हमने सामान बनाया डिवाइडेड बाय जितना हमने सामान यूज किया उसे बनाने के लिए,
ठीक है, मतलब जितने भी हमने प्रोडक्ट्स बनाए, जितने भी पीसेस बनाए, उन सभी को जब प्लस कर देंगे बाय जितने भी टोटल फैक्टर्स थे जिनको हमने कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो उससे जब हम लोग डिवाइड कर देंगे वो टोटल प्रोडक्ट को, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई सारी चीजें हमने बनाई, अब कोई तो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाता है, कई सारे पीसेस बनाते हैं, तो टोटल जो प्रोडक्शन होता है सारे प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय, अब एक सेम चीज तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, कई सारी चीजें यूज कर रहे हैं, अब किसी चीज का वैल्यू कम है, किसी का ज्यादा है, उन सभी को जब प्लस कर दिए तो वो पूरा क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया, जितना खर्च बैठा। तो जितना भी हमने टोटल प्रोडक्ट बनाया उसका वैल्यू डिवाइडेड बाय जितना सामान हमने यूज किया उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। कि हर एक प्रोडक्ट ऑन एवरेज जो है क्या बोलते हैं, कितने फैक्टर कॉस्ट पे बना है, ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा। या जो हर एक फैक्टर कॉस्ट है सिंगल यूनिट पे कितना प्रोडक्शन हमें प्रोवाइड किया, कितना वैल्यू हमें एडेड वैल्यू प्रोवाइड किया, वो निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही जो है उसी को फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को जो है ना, ये हम क्यों बता रहे हैं, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इसको समझ जाएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे बात होता है, उसे समझने में बहुत आसानी होगा। तो चलिए बेटर है कि हम अभी ही फैक्टर कॉस्ट का मतलब समझ जाए। फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी प्रोडक्शन जो किया गया, फाइनल प्रोडक्ट जो बनाया गया, तो कई सारी चीजों को जो है यूज करके और कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट को तैयार किया गया। ठीक है, तो ये जो कई सारी चीजें जिनको यूज किया गया है, ठीक है, इन पे कुछ तो खर्च बैठा होगा ओवरऑल, वही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या उसी को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। बिकॉज जिन चीजों को हमने यूज किया दोज आर कॉल्ड द फैक्टर्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन उन्हीं पे डिपेंड करता है और उन पे जो खर्च बैठा दैट इज फैक्टर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि टोटल सामान को प्रोड्यूस करने में इतना खर्च बैठा, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब जो हमारे कॉस्ट होते हैं, अब जब भी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम एक चीज समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में हर टाइप के पैसे को हम लोग सेम नाम से नहीं बुलाते। कॉस्ट अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है। ठीक है, ऐसा तो नॉर्मली हम लोग हर चीज को कॉस्ट कॉस्ट बोलते रहते हैं, कितना कितना दाम है ना, दाम मतलब कॉस्ट हो जाता है। बट नॉर्मली ऐसा इकोनॉमिक्स में हम नहीं करेंगे। कॉस्ट मतलब वो दाम होता है जो लगता है एक इंसान को उस सामान को बनाने में, यानी कि लागत मूल्य। ठीक है, जो भी लागत होता है उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जो भी आमदनी होता है, जो भी आय होता है, जो भी कमाई होता है, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई सामान हम बना रहे हैं, उस सामान को बनाने के लिए हम ए, बी और सी ये तीन चीजों का इस्तेमाल किए। ठीक है, ए को हम खरीदे 10 रुपए में, बी को हम खरीदे 30 रुपए में और सी को हम खरीदे 40 रुपए में। तो 40, 50, 60, 80 और उधर 90। टोटल जो मेरा खर्च बैठा, ये तीनों एबीसी फैक्टर्स हैं और इन पे जो टोटल खर्च बैठा जिसमें हम फाइनल सामान एक्स को बनाए, तो ये पूरा खर्च जो बैठा 90 रुपया का, ये मेरा हो गया फैक्टर कॉस्ट। अब जो फाइनली मेरा सामान बना एक्स, ये एबीसी को मिला के, ठीक है, इसको जिस दाम पे हम बेचेंगे, मान लेते हैं 100 रुपीज में हम बेचे, जहां 10 रुपया का मेरा प्रॉफिट है, तो जो 100 रुपीज में बेचे, ये 100 रुपीज मेरा रेवेन्यू, यानी कि जो खर्च मेरे को देना पड़ा, ठीक है, उस सामान को बनाने के लिए, दैट इज कॉस्ट। और जो पैसे हम कमाए फाइनल प्रोडक्ट को बेचकर, उसे कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने प्रकार के कॉस्ट होते हैं। सबसे पहला आता है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसे हम एक तरीके से देखा जाए तो पैसों के टर्म्स पे बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी सामान को बनाया गया तो उसमें कई चीजें इस्तेमाल किए गए, जैसे कि चाय, अगर चाय बनाया जा रहा है तो उसमें पानी यूज हो रहा है, उसमें दूध यूज हो रहा है, उसमें चाय पत्ती यूज हो रहा है, उसमें चीनी यूज हो रहा है, गैस यूज हो रहा है। अब इन सब का कोई ना कोई तो इकोनॉमिक वैल्यू है, कुछ तो पैसा लगा है इन सब पे। तो इनको जो है मनी के टर्म्स में लिख सकते हैं कि इतना रुपया इस पे लगा, इतना रुपया इस पे लगा, इतना रुपया इस पे लगा। ये सारी चीजें मनी कॉस्ट कहलाते हैं। लेकिन उस जो इंसान जो टाइम दिया अपना, या जो वो एफर्ट्स लगाया, उसको क्या मनी के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कई सारी चीजें लगती हैं एक सामान को बनाने के पीछे, तो वो सारी चीजें जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितना रुपया इस चीज पे पड़ा, उसको हम क्या कहते हैं? मनी कॉस्ट। यानी कि कोई भी सामान को बनाने के पीछे जो कई सारी चीजें इंक्लूड की जा रही है, लगाई जा रही है, दांव पे लगाई जा रही है उस सामान को बनाने के लिए, तो वो सारी चीजें जिनका वैल्यू को हम मनी पे लिख सकते हैं, मनी के टर्म्स में, वो सारी चीजें मिलकर क्या बनाता है? मनी कॉस्ट। ठीक है, वैसे ही आ जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हम कुछ नहीं देखेंगे, बस हम ई एक्स देखेंगे, और इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम कुछ नहीं देखेंगे, बस हम आई एम देखेंगे।
ठीक है, पहले हम बात करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट आई एम से शुरू होता है। जब भी आई एम सुनाई दे आपको याद रखना है आई एम द ओनर। दैट मीन्स ये उस चीज पे पैसा आप जो दे रहे हो, खर्च लगा रहे हो, ठीक है, या उस चीज पे जो आपका खर्च हो रहा है, जो चीज ऑलरेडी आपका है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऑफिस है, आपने वहां पर इंटरनेट सर्विस ले रखा है। अब वो इंटरनेट सर्विस जो है, वो ब्रॉडबैंड जो है, वो सब कुछ किसका है? आपका है, आपके नाम से इंटरनेट सर्विस है। फिर भी आपको हर महीने जो है उस पर प्रीपेड आपको भराना पड़ता है या पोस्टपेड आपको भराना पड़ता है, टैक्स जो है आपको भराना पड़ता है, ठीक है, तभी आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हो। तो इवन तो वो सर्विस आप ही का है, लेकिन फिर भी आपको उस पर हर बार खर्च करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बिल्कुल करना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब ये वो कॉस्ट है, वो खर्च है जो उन चीजों पे लगता है जो आप ही का है, जिसको आप कह सकते हो कि आई एम द ओनर। उन पे जो खर्च बैठ रहा है उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में भी हम पहला का दो टर्म देखेंगे, यानी कि ई एक्स। ई एक्स मतलब एक्स मीन्स वो इंसान या वो चीज जो अब आपका नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको बस ई एक्स देखना है। ई एक्स यानी कि एक्स का मतलब हो जाता है समथिंग दैट इज नॉट योर्स, नॉट एनी मोर एटलीस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो सारी चीजें होती हैं जो आपके नहीं है, ठीक है, आप उसे हायर कर रहे हो, वो आपको बिलोंग नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो ऑफिस बैठाया था जिसमें आपने इंटरनेट सर्विसेज लिए, उस ऑफिस में आपको सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उस ऑफिस में आपने सिक्योरिटी के लिए क्या किया ना, किसी सिक्योरिटी फर्म को आपने कॉन्टेक्ट किया, उनको आपने पेमेंट किया, और उन्होंने क्या किया ना, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आपके पास भेजे। अब वो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए पेमेंट तो आप कर रहे हो, खर्च आपका बैठ रहा है वो, लेकिन क्या वो आपको बिलोंग करते हैं? नहीं, उस फर्म को बिलोंग करते हैं। तो ये कहलाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो लेबर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो हम लोग लेबर्स लेते हैं, क्या वो हमें बिलोंग करते हैं? नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आए हुए होते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब हो जाता है ये चीजें आपकी नहीं होती, ठीक है, ये आपका नहीं होता है। यहां पर जो खर्च बैठ रहा है, ठीक है, आपको वो चुकाना पड़ रहा है, लेकिन ये चीजें आपकी नहीं है। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब ये आप ही का है, फिर भी आपको जो है बार बार इस पे हर महीने या इक्वल टाइम के बाद आपको इसमें खर्च चुकाना पड़ रहा है। तो ये था डिफरेंस एक्सप्लिसिट कॉस्ट में और इम्प्लिसिट कॉस्ट में, ठीक है। हमने मनी कॉस्ट भी देख लिया, हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी देख लिया, और हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट भी देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अब लेट्स से आपका एसएससी सीएचएसएल से जॉब लग गया, आपको एलडीसी का पोस्ट मिला, बट देन आपने सीजीएल भी दिया, और अब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपका लग चुका है। तो आप क्या करोगे कि आप अपना उस एलडीसी के पोस्ट को छोड़ दोगे, किसके लिए? उस इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसे में जो चीज का आपने त्याग दिया एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, वो भी तो कुछ ऐसा चीज है जो आपने चुकाया। आपके पास कुछ था, आपके पास एक जॉब था, बट बेटर जॉब के लिए आपने क्या किया? आपने उसे त्याग दिया। दैट मीन्स वो भी तो एक खर्च है, वो भी तो कोई ऐसा चीज है जिसको आपने चुकाया, जिसको आपने छोड़ा, जिसका आपने त्याग दिया, ठीक है। तो वो भी एक कॉस्ट ही है एक तरीके से। उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है, हम उससे नीचे लेवल के, हमारे लिए एटलीस्ट उससे नीचे लेवल का अपॉर्चुनिटीज को जिसको हमने छोड़ दिया, वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि वो भी कोई एक ऐसा चीज है जिसको आपने चुकाया है, ठीक है। आपने सिर्फ मेहनत ही नहीं किया था पढ़ाई में, आपने सिर्फ किताबों में ही अपना पैसा नहीं स्पेंड किया, बल्कि आपके पास कुछ और भी था, जो था वो एलडीसी का जॉब, जिसको आपने बेटर जॉब के लिए छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा आपको। ये भी तो एक कॉस्ट ही है, ये भी तो एक आपने चुकाया ही इस चीज को भी, ठीक है, ये भी तो एक खर्च ही है जो आपने किया। इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप एक हॉस्टल जाते हो, आपको पता चलता है कि बगल ही में एक बेटर हॉस्टल भी है, तो अपने पुराने हॉस्टल को छोड़कर उस अच्छे हॉस्टल में चले जाते हो, ठीक है। तो यहां भी तो आपने बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को जो है, या उस पहले वाले हॉस्टल को जो है आपने त्याग दिया, उसे छोड़ा। दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। दैट मीन्स बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए वर्स अपॉर्चुनिटीज को जब हम छोड़ देते हैं बेटर के लिए, तो उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का, एंड देन हम बात करते हैं, अभी इसको भूल जाते हैं, एंड देन हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये फिक्स्ड फैक्टर्स या फिक्स्ड एसेट्स या वेरिएबल फैक्टर्स ये क्या होते हैं। तो फैक्टर्स वो सारे सामान होते हैं
जिनको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में, जिनको हम यूज करके कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, ऐसे सामान को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। तब कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनको हम फिक्स्ड फैक्टर्स कहते हैं या फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। ये वो सामान होते हैं कि आप अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ या उत्पादन बढ़ाओ या घटाओ, लेकिन इन पे जो आप खर्च कर रहे हो ये बदलने वाला नहीं है, इनको हम फिक्स्ड फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक जमीन लिया रेंट पे या एक वेयर हाउस लिया रेंट पे, ठीक है। अब उस वेयर हाउस के अंदर आप क्या कर रहे हो ना, आपने कपड़े बनाने का प्रोडक्शन जो है पूरा स्टार्ट कर दिया। अब आप कपड़ा ज्यादा बनाओ या कम बनाओ, आपको महीने का जितना देना पड़ रहा है वो आपको देना पड़ रहा है। आप प्रोडक्शन बढ़ा दो फिर भी आपका रेंट नहीं बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। आप प्रोडक्शन घटा दो तो भी आपका रेंट जितना था उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ऐसे फैक्टर्स को, लेकिन वो भी तो एक फैक्टर है, उस जमीन के ऊपर भी तो आप खर्च कर रहे हो, उस वेयर हाउस, उस जिस जगह पे आप वो प्रोडक्शन चला रहे हो अपना, उस पर भी तो आप कुछ खर्च कर रहे हो, तो वो भी तो एक फैक्टर ही है, वो भी तो एक इनपुट ही है, ठीक है। तो ये जो खर्च है इसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, यानी कि एक ऐसा खर्च जो आप उत्पादन बढ़ाओ या घटाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ या घटाओ, ये कॉस्ट बदलने वाला नहीं है, ये कॉस्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, इसी को हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और ये जिन चीजों पे होता है उसे हम फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था फिक्स्ड। और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाता है, तो कुछ फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। वेरिएबल मतलब कोई एक ऐसा चीज जो बदलता रहता हो। तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, ने कुछ ऐसे सामान होते हैं, फॉर एग्जांपल वही आप कपड़ा बनाने वाला ही एग्जांपल पे जाते हैं, तो वो जमीन जो था, वो लैंड जो था, वो वेयर हाउस जो था, ठीक है, वो सब तो फिक्स्ड फैक्टर्स में आ जाता है, उनपे होने वाला खर्च फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, क्योंकि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ या घटाओ उनपे होने वाला खर्च बदलने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या आपको ज्यादा लेबर नहीं चाहिए, तो क्या आपको ज्यादा रॉ मटेरियल्स नहीं चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो तो क्या आपको अब कम लेबर्स नहीं चाहिए, अब आपको कम रॉ मटेरियल्स नहीं चाहिए। अब ये सब बात है, दैट मीन्स आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका रॉ मटेरियल्स या लेबर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली आपका इन पे होने वाला खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है उसे घटाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको रॉ मटेरियल्स एंड लेबर्स को जो है ना कम हायर करना होगा, तो इन पे होने वाला खर्च जो है वो भी घटेगा। तो दैट मीन्स ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, जिन पे होने वाला खर्च घट या बढ़ सकता है आपके प्रोडक्शन के साथ। आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो इन पे होने वाला खर्च भी बढ़ेगा, और आप प्रोडक्शन घटाओगे तो इन पे होने वाला खर्च भी घटेगा। ऐसे चीजों को वेरिएबल फैक्टर्स कहा जाता है, और इन पे होने वाले खर्च को जो चेंज होता है प्रोडक्शन के साथ, इसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट जहां भी आए यहां पर खर्च का बात किया जाता है, ठीक है। अब टोटल वेरिएबल इनपुट्स, यानी कि टोटल जितने भी ऐसे, मतलब सिंपल सा बात है ना, वेरिएबल कॉस्ट हुआ। अब हमारे पास मान लेते हैं 4 प्रकार के वेरिएबल आइटम्स हैं, ठीक है, ए बी सी 3 ही है, ठीक है। मान लेते हैं ए हो गया हमारा लेबर, बी हो गया रॉ मटेरियल्स, ठीक है, एंड सी हो गया लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतने ज्यादा मशीन चलेंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा। जितना कम प्रोडक्शन करोगे उतने कम मशीन चलेंगे, उतने कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होंगे। तो ये सारे 3 चीजें हैं, ठीक है। अब इस पे भी कोई खर्च बैठा, लेबर्स पे, इस पे भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ खर्च बैठा, ठीक है, हमारे रॉ मटेरियल्स पे, एंड उस इलेक्ट्रिसिटी पे भी कुछ खर्च बैठा। तीनों को मिला देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। अब मान लेते हैं 10 लेबर्स थे, ठीक है, या फिर जितना भी अमाउंट ऑफ लेबर्स थे, जितने अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल थे, 7 तरह के मान लेते हैं रॉ मटेरियल्स को यूज किया गया, एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी एक अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं टोटल वेरिएबल फैक्टर्स, यानी कि टोटल जो कॉस्ट बैठा, खर्च बैठा, इन सभी को मिला के बाय ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स जो थे, इनपुट्स थे, चीजें थी वेरिएबल जिनका खर्च ऊपर नीचे हो रहा था, वैसे कितने सामान हैं, अगर उन सबको लिख दें तो ऑन एवरेज एक वेरिएबल आइटम पे कितना खर्च बैठा वो निकल जाएगा। दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो एवरेज, व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कि हर एक सामान पे, हर एक वेरिएबल फैक्टर पे टोटल कुल मिलाकर कितना खर्च बैठा सब मिला के, बाय ऐसे कितने वेरिएबल आइटम्स थे, ऐसे कितने वेरिएबल फैक्टर्स थे जिनका हमने यूज किया। क्योंकि हर एक वेरिएबल फैक्टर का प्राइस तो सेम नहीं होगा, लेकिन अगर हमें निकालना हो कि ऑन एवरेज हर एक वेरिएबल फैक्टर पे कितना खर्च हुआ है, तो हम ऐसा करके निकाल सकते हैं।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सभी वेरिएबल फैक्टर्स को मिला का जो कॉस्ट है, उस पर जो खर्च बैठा उसको मिलाकर टोटल जितना खर्च हुआ बाय कितने वेरिएबल फैक्टर्स थे, तो हर एक वेरिएबल फैक्टर पर टोटल कितना खर्च हुआ, ऑन एवरेज कितना खर्च हुआ, वो निकल जाएगा। दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, अब यही चीज हम कर सकते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के साथ भी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के साथ हम कैसे करेंगे ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब कई सारे ऐसे फिक्स्ड फैक्टर्स या फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओ या घटाओ, लेकिन इन पे होने वाला खर्च ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला है, इन सबको प्लस कर देंगे, उनके कॉस्ट को, इन पे होने वाले खर्च को प्लस कर देंगे बाय ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, ऐसे कितने आइटम्स हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, उनके नंबर को, नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? फिक्स्ड फैक्टर्स। अगर ये कर देंगे तो निकल जाएगा कि एक एवरेज फिक्स्ड एसेट पे या एक फिक्स्ड फैक्टर पे ऑन एवरेज कितना खर्च बैठा, वो निकल जाएगा। दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो सेम चीज है वेरिएबल कॉस्ट वाला ही, बस नेचर बदल जाता है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ ऊपर या नीचे होता है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के साथ ऊपर या नीचे नहीं होता, वो जितना है उतना ही फिक्स्ड रहता है। ठीक है, और इनका जब हम एवरेज निकाल लेंगे तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास होगा। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कितना खर्च बैठा। बहुत सिंपल है, अब कोई भी आइटम जो है, कोई भी प्रोडक्ट जो है, वो दो टाइप की चीजों को मिला के बनता है। एक तो हो जाता है फिक्स्ड फैक्टर्स, वो फैक्टर्स, ठीक है, जिन पे होने वाला खर्च बदलता नहीं है, और एक हो जाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो जिन पे होने वाला खर्च बदलता है। अब इन्हीं दोनों के अंदर एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, अपॉर्चुनिटी, ये वो सब कुछ आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यही दो होते हैं। तो जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि वो खर्च जो उत्पादन के साथ ज्यादा या कम होता है, इसको प्लस कर दे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, यानी कि वो कॉस्ट जो उत्पादन बढ़ाने या घटाने के साथ बढ़ता घटता नहीं है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो उस सामान को बनाने पर टोटल कितना खर्चा बैठा, वेरिएबल और फिक्स्ड सब टाइप के आइटम्स को मिलाकर कितना खर्चा बैठा, वो निकल जाएगा। दैट इज टोटल कॉस्ट। ठीक है, इट इज द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑल द इनपुट्स। ये वेरिएबल इनपुट्स भी हैं, ये फिक्स्ड इनपुट्स भी हैं, इन सभी का, यानी कि हमें कह सकते हैं इट इज द सम ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इनका ये क्या है? इनका ये सम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? अब सब टाइप के कॉस्ट को हम लोग एक ही टाइप से, एक ही नजरिए से नहीं देख सकते। कैसे हम बताते हैं, लेट्स से आपके घर में एक पार्टी है, ठीक है, और उस पार्टी के लिए जो है आपने 20 नहीं, चलो आपने 10 पेटी जो है पानी का ऑर्डर दिया। ठीक है, अब एक पानी का बॉटल 15 रुपया का मिलता है। ठीक है, लेकिन जब आप एक पेटी में खरीदते हो तो मान लेते हैं, ऐसे तो इंडिविजुअली हर एक बॉटल 8 रुपए का मिलता है, बट हम 10 मान लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो हर एक बॉटल मान लेते हैं 10 रुपया का, और पेटी के अंदर मान लेते हैं टोटल कितना, 10। ठीक है, 10 बॉटल्स है। तो दैट मीन्स कि एक पेटी को जब आप पूरा लेते हो तो आपको ओवरऑल कितना खर्च पड़ेगा ना, 10 बॉटल 10 into 10 100 रुपीज खर्च पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरा मतलब पीस बाय पीस अगर आप अलग अलग लेते हो तो वही पेटी के 10 बॉटल्स पे आपको 10 बॉटल्स पे कितना खर्च पड़ेगा, 15 into 10 150 खर्च पड़ेगा। तो एक में आपको 100 रुपए का खर्च पड़ रहा है और एक में आपको 150 रुपए का खर्च पड़ रहा है। अगर आप एक साथ पूरा पेटी लेते हो तो आपको होलसेल प्राइस में यानी कि 100 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि पर बॉटल 10 रुपए के प्राइस में। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बॉटल को अलग अलग लोगे तो पर बॉटल 15 का पड़ेगा, यानी कि पूरे 10 के 10 बॉटल्स के उस पेटी पे कितना, 150 पड़ेगा। अब आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, जिसके चलते आपको 10 पेटी जो है बॉटल्स का ले आना है, कुछ पार्टी वगैरह है, 10 पेटी आपने ऑर्डर दिया पानी के लिए। अब आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, एक पेटी पे अगर 100 तो 10 पेटी पे 1000, तो आपको 1000 रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन होता क्या है कि गिनती से 4 मेहमान ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, कितने मेहमान ज्यादा आ जाते हैं, 4 मेहमान ज्यादा आ जाते हैं। अब इस 4 मेहमान के लिए आप 100 रुपए देके वापस से पूरा पेटी तो नहीं लोगे, आप 4 ही बॉटल लोगे, बिकॉज 15 4 जा 60। और अगर आप पूरा पेटी लेते हो तो भी आपको कहीं ना कहीं 10 बॉटल पे 100 पड़ जाएगा, तो 40 रुपया के आप लॉस में होंगे। तो इस चलते आप क्या करेंगे कि आप 4 ही बॉटल लेंगे, क्योंकि अगर आप पर बॉटल 15 रुपया भी दे रहे हैं फिर भी आपका 60 ही रुपया पड़ेगा। बट अगर आप सस्ते के चक्कर में
पूरा पेटी ही उठा ले तो आपको 100 रुपया पड़ेगा, तो आपको 40 का लॉस होगा। इस चलते आप जो है 60 रुपया ही खर्च करते हो एंड 4 एक्स्ट्रा बॉटल्स ले आते हो, 15 4 60। अब क्या इन सभी का कैलकुलेशन को आप सेम नोट पे सेम नजरिए से देखते हुए कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो 10 पेटी आपने लाया था और हर पेटी के अंदर 100 बॉटल था या 10 बॉटल था, यानी कि टोटल 100 बॉटल अपने लाए, जिसपे आपको 1000 रुपया का खर्च बैठा, यानी कि पर बॉटल पे 10 रुपया का खर्च बैठा। इसे आप क्या 15 रुपया के उस बॉटल के साथ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, उसको आपको अलग रखना पड़ेगा। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा पीसेस मंगाया जिसपे खर्च आपका अलग बैठा, जिसमें पर यूनिट खर्च आपका अलग था, उसका पर यूनिट खर्च से, तो इसको हम इस एक्स्ट्रा जो आपका एक्स्ट्रा जो खर्च बैठा, एक्स्ट्रा जो आपने पीसेस मंगाया और उस पर आपका जो एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ, इसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट यानी कि खर्च, तो आपका कुछ तो एक्स्ट्रा खर्च हुआ था, ठीक है, यही है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा पीसेस के लिए, एडिशनल यूनिट्स के लिए, एडिशनल पीसेस पे आपका जो एडिशनल खर्च बैठता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड ऑन द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के ऊपर लगता है ये, फॉर द एडिशनल यूनिट्स, जो एक्स्ट्रा यूनिट आपने खरीदा उसके लिए, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जहां भी आपको मार्जिनल टर्म दिखे आपको जानना है, तो यही समझना है कि मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा जो आपने पीसेस लिया, ठीक है, जिसका जो कॉस्ट जो कैलकुलेट किया गया वो पहले वाले पीसेस इतना नहीं किया गया था, उससे अलग कॉस्ट उनका पर यूनिट कॉस्ट जो है कैलकुलेट किया गया है। तो ऐसे पीसेस को, ऐसे एक्स्ट्रा पीसेस को, एडिशनल पीसेस पे होने वाले खर्च को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं रेवेन्यू का। तो जैसे हर एक सामान पे होने वाले खर्च को हम कॉस्ट कहते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स के भाषा में हर एक सामान को, हर एक प्रोडक्ट को जिससे भी आपने बेचा उसे बनाकर, उस पे आपका जो पैसा आपने कमाया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, हर एक सामान पे होने वाले खर्च को जैसे हमने कॉस्ट कहा, वैसे ही उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो हमने बेचा, तो उसका जो आपका जो आपने कमाया पैसा, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। So this is revenue, that means money earned by selling the product। ठीक है, टोटल जो आउटपुट है हमारा, प्रोडक्ट हो गया या आउटपुट हो गया, प्रोडक्ट को ही आउटपुट कहते हैं, उसको बेचने पर आप जो पैसा कमाते हैं उसे रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, अगेन टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है, अब सारे आइटम्स, सारे यूनिट्स, जितने भी आपने पीसेस बनाया, उन सभी को जब आप बेचते हो, उन सभी पे आपने टोटल जो पैसा कमाया, उसी को हम रेवेन्यू या ओवरऑल टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, इसी पे जब आप फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर दोगे, फैक्टर यानी कि वो सारे सामान जिनको आपने यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया, उसे हम फैक्टर कहते हैं, और उनपे होने वाले खर्च को हम क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। यानी कि टोटल आपको जो लागत बैठता है उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, और जो आपने फाइनल जितने भी पीसेस बनाए प्रोडक्ट्स के रूप में, आउटपुट के रूप में, उसे बेचकर आपने जो पैसा कमाया उसे टोटल रेवेन्यू कहते हैं, और इन्हीं दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। कई बार क्वेश्चंस में, कई बार कई जगह लाइफ में भी हमें टर्नओवर वर्ड देखने को मिलता है। सो व्हाट इज टर्नओवर? तो हर एक आइटम पे आपने जितना रेवेन्यू कमाया मल्टीप्लाइड बाय ऑल द आइटम्स, यानी कि टोटल जो आपने कमाई किया, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर या टोटल रेवेन्यू। तो ये है आपका टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या है? अब लेट्स से आपने 4 प्रकार के आइटम्स बनाए, ठीक है, एक सामान 10 का बिकता है, दूसरा सामान 20 का बिकता है, तीसरा 30 का और चौथा 40 का। 10 और 20 कितना हो गया? 10 और 20 30, 30 30 60 और हमारा 40 100। तो टोटल आपने जो है 100 के आइटम बनाए, ठीक है, एक सामान 4 सामान बनाया आपने, पहला सामान 10 का, दूसरा 20 का, तीसरा 30 का एंड चौथा 40 का, यानी कि टोटल सारे सामान मिलाकर आपने 100 रुपया कमाया। और टोटल सामान कितने थे? टोटल सामान कितने थे? 4 थे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, टोटल जितना भी हमारा कमाई हुआ था हर एक आइटम को बेचकर, डिवाइडेड बाय टोटल आइटम कितने थे, कितना निकलेगा? 25। ये हमारा क्या है? ये 25 एक्चुअली में हमारा एवरेज रेवेन्यू है। दैट मींस कि हर एक आइटम पे ऑन एवरेज आपने कितना कमाया। तो हर एक आइटम पे ऑन एवरेज आपने 25 यूनिट कमाया, ठीक है, दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू, यानी कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट्स जो आपने बेचा इज एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अब सेम मार्जिनल रेवेन्यू। अब जैसे आपने एक मार्केट क्या होता है, कोई बेचता है तो कोई खरीदता भी तो है, कोई खरीदता है तो कोई बेचता भी तो है। जब आपने 4 एक्स्ट्रा पीस बॉटल्स के खरीदे थे उस 4 एक्स्ट्रा मेहमान के लिए,
उस वक्त किसी ने, उस दुकानदार ने 4 एक्स्ट्रा पीस बेचा भी तो था। तो जैसे आपको 4 एक्स्ट्रा पीस के लिए, वो एडिशनल पीसेस खरीदने के लिए आपको एडिशनल खर्च उठाना पड़ा, जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, वैसे ही उस दुकानदार के लिए उन 4 एडिशनल पीसेस पे एडिशनल रेवेन्यू भी तो जनरेट हुआ। ठीक है, वो एक्स्ट्रा पैसा भी तो कमाया, और कमाया हुआ पैसा को ही तो रेवेन्यू कहते हैं। तो जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ उन 4 एक्स्ट्रा पीसेस पे, उसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। यानी कि जो 10 पेटी आपने बेचा पर बॉटल 10 रुपए के वैल्यू में, लेकिन लास्ट का 4 खुला बॉटल जो वो ले गया, ठीक है, उसको आपने 15-15 का यूनिट वाइज बेचा, सिंगल पीस वाइज 15-15 रुपया का बेचा। अब यही जो 15-15 रुपया का जो आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचा, इसे क्या आप उस कमाई के साथ लिख सकते हो? क्योंकि उस कमाई में तो आपने पर बॉटल 10 रुपया का वैल्यूएशन कमाया, लेकिन यहां पर जो है पर यूनिट पे आपने 15 रुपए का कमाया। तो दोनों को तो आप सेम जो है मेजरमेंट टेप पे तो नहीं नाप सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। उस पे आपका कमाई अलग था पर यूनिट, इस पे आपका पर यूनिट कमाई अलग है। ठीक है, तो ये जो 4 एक्स्ट्रा एडिशनल पीसेस को बेचकर आपने जो एडिशनल अमाउंट कमाया, एडिशनल रेवेन्यू कमाया, इसी एक्स्ट्रा एडिशनल रेवेन्यू को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दिस इज द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द सेलर बाय सेलिंग द एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। क्योंकि उसने एडिशनल यूनिट खरीदा था 4 पीसेस, आपने एडिशनल यूनिट बेचा भी तो था, जिसका आपने वैल्यूएशन अलग किया। पहले वाले पीसेस का 10 रुपया वैल्यूएशन था पर पीस, अब वाले पीसेस का पर पीस या पर यूनिट कितना वैल्यूएशन था? 15 रुपया का आपने दाम रखा था। तो यहीं पर क्या हो जाता है, जैसे वो उसका एडिशनल या मार्जिनल कॉस्ट पड़ गया, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू बन गया, वही सेम चीज। ठीक है, तो यही नियम है, कहीं बाढ़ आता है तो कहीं सूखा पड़ता है, कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आता है। ठीक है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। तो अब हम बात करते हैं, तो हमारा जितना भी हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइप ऑफ रेवेन्यूज देखना था हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो है, इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, यानी कि यहां पर कोई प्रॉफिट भी नहीं होता, कोई लॉस भी नहीं होता, यानी कि टोटल आपका जो फैक्टर कॉस्ट होता है इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। टोटल फैक्टर कॉस्ट मतलब टोटल आपका कितना खर्च पड़ा, ठीक है, किसी सामान को बनाने के लिए, एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड मतलब उन सभी सामान जिसको आपने बनाया उन्हें बेचकर आपने कितना पैसा कमाया। तो अगर आपने जितना भी खर्च किया था प्रोडक्शन में, वो अमाउंट आपने प्रोडक्ट को बेचने के बाद जितना पैसा कमाया उससे इक्वल हो, दैट मींस ना आपका कोई प्रॉफिट हुआ है और ना आपका कोई लॉस हुआ है, इसी सिचुएशन को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपका पूरा खर्चा जो भी हुआ है उत्पादन में, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट, टोटल फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, वो इक्वल होता है आपने सारा जो रेवेन्यू कमाया, सारा जो पैसा आपने कमाया उस सामान को बेचकर, उससे इक्वल हो जाता है। ठीक है, यानी कि ना आपका कोई प्रॉफिट हुआ होता है ना आपका कोई लॉस हुआ होता है, इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। आपको बस 2 ही चीज याद रखना है इससे रिलेटेड। पहला, यहां पर ना कोई प्रॉफिट होता है और ना कोई लॉस होता है, ठीक है, प्रॉफिट भी 0 है, लॉस भी 0 है। दूसरा, यहां पर आपका टोटल जो फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि आपका पूरा खर्चा इक्वल होता है आपके पूरे कमाई से, आपका कंप्लीट रेवेन्यू से आपका टोटल फैक्टर कॉस्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, यही 2 चीज याद रखने हैं और इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था डिमांड एंड सप्लाई का, जिसे हमने 2 वीडियो सेशंस के थ्रू, 2 वीडियो लेक्चर्स के थ्रू किया, ये यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, फिर एनडीपी, ये सभी चीजें करेंगे, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। अभी इसलिए मैंने आपको फैक्टर कॉस्ट समझाया क्योंकि वहां पर अभी उसका इंटेंसिवली यूज होने वाला है काफी ज्यादा। इसके अलावा करंट प्राइस, बेस प्राइस, इन सभी चीजों पे हम काम करेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड वगैरह क्या होती है, अलग अलग तरीके क्या होते हैं जीडीपी वगैरह निकालने के, नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है, ये सभी चीजें आपने अगर मॉक टेस्ट देते आए हैं, डजंट मैटर कि आप किस एग्जाम का मॉक टेस्ट दे रहे हो, लेकिन अगर वहां पर जीएस आता है, वहां इकोनॉमिक्स आता है, तो ये सारी चीजों से क्वेश्चन आपने कंटिन्यूअसली लगातार पूछा जाता हुआ देखा होगा। एंड नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर हमारा डिमांड एंड सप्लाई खत्म होता है एंड मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो इसमें हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह, उस पर हम बातचीत आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको हर एक चीज समझ में आया होगा, ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अगर थोड़ा भी कहीं भी डाउट हो तो आप रिवाइंड करके वापस से जो है उस पार्ट को देख सकते हो, आपको क्लियरली 2-3 बार में समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, और फिर अगर आपने एंजॉय किया तो हमारे साथ बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी, जिसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।